अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये ग्राफ ड्रा किया था और इसको समझा था कि ये कैसे हमने इसको ड्रा करना है। और अब हमने देखना है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, दो ब्रांचेस बन रही थी जिसमें हमारे पास अलाउड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें एक थी ऑप्टिकल ब्रांच और दूसरी थी एक्विस्टिकल ब्रांच। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कहते हैं। तो हम इसको ऑप्टिकल ब्रांच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो ऑप्टिकल रेडिएशंस की वजह से क्रिएट होती हैं। ऑप्टिकल रेडिएशंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो इसलिए हम इनको ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं, ठीक है, इस ब्रांच को। और इसकी रेंज हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मैंने शो कर दिया और इधर ग्राफ से भी दिखाई दे रही है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और अब आप अगर आर के पुरी एंड वी के बब्बर की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये इक्वेशन वहाँ पे देखी होगी, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को लेकर ऑप्टिकल ब्रांच के लिए डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है। तो पहला केस हमारे पास है फॉर के अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर हमारे पास के अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो हम कॉज ऑफ के ए को क्या है, 1 लिख सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में तो कॉज ऑफ के ए है भी नहीं, तो कॉज ऑफ के ए कहाँ से आएगा, मैं बताता हूँ। अगर ये देखें ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए, इस पे 2 डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ के ए, ठीक है, ये कॉज ऑफ के ए बन जाएगा। तो इसके साथ 2 बीटा बी इंटू कॉज ऑफ के ए। तो हमने फॉर दिस केस जब के अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस तरह बन जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए इज इक्वल टू 2 बीटा बी माइनस 2 बीटा ए। अब अगर हम इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने 2 बीटा कॉमन ले लिया और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो a माइनस बी। अगर हम सिर्फ यहाँ से वैल्यू निकालें और 2 बीटा को इधर डिवाइड कर दें और एम ए को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर एम ए। मैं इसको इक्वेशन 7 कह दिया है, क्यों? क्योंकि इसके रिज़ल्ट को हमने आगे यूज़ करना है और ऑप्टिकल ब्रांच को आगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है, उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें भी सेम 2 बीटा ए इंटू कॉज ऑफ के ए बन जाएगा और कॉज ऑफ के ए को हमने क्या है, 1 पुट करना है, तो बाकी रिलेशन सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर से 2 बीटा कॉमन ले लिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मैंने इसको a माइनस बी ही रहने दिया है और माइनस को बाहर लिख लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये स्टेप हमें फ़ायदा देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 बीटा को इधर डिवाइड कर दिया है और एम बी को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया है। अब देखें इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 की जो लेफ़्ट साइड है वो सिमिलर बन रही है। अगर वो सिमिलर बनती है तो हम इन इक्वेशंस को क्या है, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या आप ये कह लें ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 बीटा की वैल्यू a माइनस बी ओवर एम ए 7 इक्वेशन से उठाकर 8 में पुट कर देंगे। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे दोनों साइड पे a माइनस बी है तो ये आपस में क्या है, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा इधर 1 ओवर एम ए बचेगा, इधर माइनस 1 ओवर एम बी बचेगा। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, एम बी इज इक्वल टू माइनस एम ए आ जाएगा। और यहाँ से हम जो एम्पलीट्यूड की रेशो है ए ओवर बी निकाल सकते हैं जो कि माइनस एम ओवर एम आ जाएगा। अब ए जो मैग्नीट्यूड था वो स्मॉल मैस के लिए था और मैस और जो एम्पलीट्यूड है उसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या था, कैपिटल एम था, इसके साथ भी उसका रिवर्स इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। और दोनों मैग्नीट्यूड्स में जो ताल्लुक है वो माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि अगर ए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइड पे होगा तो बी उसके अपोजिट साइड पे होगा। तो अब हमने इसका ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। नेगेटिव साइन की जो डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन क्या डायरेक्ट करता है कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। और ये आपस में ए अपने मैस जो स्मॉल मैस के लिए एम्पलीट्यूड ए था उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बी कैपिटल
m के लिए मैग्नीट्यूड था वो भी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इसको ग्राफिकली ड्रा करना है, ठीक है। जो यहाँ पे ये ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ड्रा मैंने बुक से दिखा दिया है और मैं इसको अब समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या है स्मॉल मैस को ले लेते हैं या आप कैपिटल मैस की बात कर लें। तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपस में क्या है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में और दूसरा हमारे पास हमें पता है ये मैस पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं इसको m इज इक्वल टू 1 कह दूं, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 किलोग्राम कह दूं, तो ये क्योंकि इन्होंने डिवाइड होना है, ये डिवाइड में आ रहे हैं, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी जो a वाला मैग्नीट्यूड होगा, जो छोटे पार्टिकल्स वाला मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। और मैं अगर इसी तरह कहूँ इसको, इस पे 2 किलोग्राम क्योंकि ये बड़ा मैस है, डिवाइड करूँगा तो b का मैग्नीट्यूड क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो b का मैग्नीट्यूड मीन्स जो बड़े एटम्स हैं उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम होगा। और सेम यही प्रोसेस है कि यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड यानी बड़े एटम्स का मैग्नीट्यूड कम दिखाया गया है और जो छोटे एटम्स हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमने सबसे पहले क्या है ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्सिस को फॉलो करना पड़ता है। हमने ये क्या किया है, ये a/b हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे मेरी राइट एंगल नहीं बन रही। और दूसरी हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको हमने क्या है x डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये हमारे पास चलो x डायरेक्शन है। तो अब हमने क्या है यहाँ से ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात है ये है a/b रेशो। अगर हम यहाँ पे b/a रेशो की बात करें तो ये ग्राफ क्या है उलट जाएगा, ठीक है। b/a के लिए ये ग्राफ क्या है, जो नीचे वाले एटम्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे आएंगे। लेकिन ये एक स्पेशल केस बनता है, इस ग्राफ को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ किस तरह बनेगा। सिर्फ क्या है कौन से एटम्स रह जाएंगे और कौन से ख़त्म हो जाएंगे, ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अब इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है 100 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच की रेंज है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। अब नेक्स्ट केस है, अगर हम क्या है कैपिटल मैस और स्मॉल मैस को इक्वल कर दें। अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे m/m था तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से अगेन हमें पता चल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड इनके इक्वल भी हो गए हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट ही रहेगी। समझ आई बात, उनकी डायरेक्शन अपोजिट ही रहेगी और वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। अब इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है, ठीक है, इसका कंक्लूजन हमने लिख लेना है। इन ऑप्टिकल ब्रांच डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स इज इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स है वो हमारे पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दो हमारे पास क्या है एटम्स दो किस्म के हैं ना, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। तो स्मॉल मैस और कैपिटल मैस जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। Vibrations of optical branch can be excited by a force which makes the two atoms move in opposite direction. अब इसका हम क्या है वाइब्रेशंस को कैसे एक्साइट कर सकते हैं, अगर हम एक ऐसी फोर्स लगाएं जो एटम्स को क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाए तो इसकी एक्साइटेशन को बढ़ाया जा सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एटम्स। ये भी हमने देखा है विद फार्मूला के हमारे पास क्या है जो एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स था वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। अब नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल्स, टू टाइप्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस रिस्पॉन्ड टू सच टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। अब इसके लिए हमारे पास क्या है आयंस। आयंस क्या होते हैं, हमारे पास क्या है आयन होता है अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को खारिज कर लें तो वो क्या है आयन बन जाता है।
तो इस तरह हमारे पास जो आयन क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरह की मोशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वहाँ पे आयन मौजूद हों। इसके लिए जो पर कंडीशन है वो ये वाली फोर्थ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। किसके लिए? ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। mere presence of two atoms per primitive cell is the prerequisite for generation of this type of vibration. Diamond and HCP have. डायमंड और HCP में यही सिस्टम होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो इसकी कंडीशन है वो हमारे पास है पर प्रिमिटिव सेल हमारे पास 2 एटम्स होने चाहिए। मींस जो हमारे पास एक यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो पर प्रिमिटिव सेल क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने प्रिमिटिव सेल को पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। ये इसके कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाला है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एक्यूस्टिकल ब्रांच। अब एक्यूस्टिकल ब्रांच हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास साउंड वेव्स की वजह से हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ये क्योंकि ये साउंड वेव्स की वजह से है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। अब ड्यू टू विच वी कॉल दिस एक्यूस्टिकल ब्रांच। अब मैं यहाँ पे एक बात ये अगेन बता दूं कि ये जो एटम्स हैं ये हमने क्या है खुद से बताया है कि ये एक ऊपर मूव कर रहा है और एक नीचे मूव कर रहा है, बट इन रियलिटी हमारे पास क्या है, वन डिमेंशनल का केस है। तो वो एटम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे पास स्मॉल एटम्स होंगे वो एक साइड पे डिस्प्लेस करेंगे और जो कैपिटल बड़े एटम्स होंगे वो दूसरी साइड पे। लेकिन हम उसको यहाँ पे फिगर में शो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसका ग्राफ ट्रांसवर्स बनाया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूस्टिकल ब्रांच। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साउंड वेव्स। ठीक है, ये साउंड वेव्स की वजह से पैदा होती हैं, तो हम इनको एक्यूस्टिकल ब्रांच कहते हैं। अब इसकी हमारे पास रेंज क्या है, 0 से √2 बीटा बाय कैपिटल M है। और अगर हम इसको अगेन देखें, फर्स्ट ब्रिलियन जोन भी है, और ये हमारे पास वन डायमेंशनल जो केस था मोनो एटॉमिक लैटिस उसके सिमिलर हैं। तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये सिमिलर हैं, उनसे इनका क्या रिलेशन है। अगेन इक्वेशन 4.19 पे आ जाते हैं और अगेन सेम केस डिस्कस करते हैं व्हेन k अप्रोचेस टू 0। अब इस केस के लिए हमने देखा था जब ओमेगा नेगेटिव था, तो इस केस के लिए हमने क्या देखा था कि k = 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, जब साइन की वैल्यू ले रहे थे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आर के पूरी, ये पढ़ी। तो ये हमारे पास क्या है, ये बुक को देख लेते हैं। इस केस में हमने क्या किया था, ठीक है, ये कोई पहले वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो, तो इस केस के लिए हमने क्या किया था, k अप्रोचेस टू 0 है, एग्जैक्टली k = 1 नहीं है, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, मैक्लॉरन सीरीज लगाएंगे। कॉज ऑफ थीटा की हमारे पास क्या होती थी, वो हमारे पास क्या है, लगा लेनी है। अब यहाँ पे है कॉज ऑफ के ए, तो हम क्या लिखेंगे, 1 - k²a²/2। ठीक है, वो θ² / 2 लेते थे वहाँ पे, या x होता था तो x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 इसी तरह प्लस और माइनस साइन के साथ क्या है, एक एक जारी होती थी। लेकिन हमने यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स नहीं लेनी, हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉज ऑफ के ए, ये मैंने बताया है अभी कि ये कैसे आया है, इस पे 2 डिवाइड कर दें तो ये कॉज ऑफ के ए का फार्मूला बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो 2 बीटा बी इंटू कॉज ऑफ के ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1 - k²a²/2 यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज। अब इस केस में हम =1 नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओमेगा नेगेटिव के लिए। अब इस ब्रांच के लिए हमने जो k अप्रोचेस टू 0 लिया था वो एग्जैक्टली =0 नहीं लिया था और ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रांच ये ओमेगा की वैल्यू ख़त्म हो जाती है और
आंसर ही नहीं आता, लेकिन हमें नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के लिए आंसर चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ को क्या है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे, 2 बीटा बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली, ठीक है। जब इसके साथ 2 बीटा बी मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी, इसके साथ होगा तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बी के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू ए। मैं इसको इक्वेशन क्या कह दिया है, 9। अब कैपिटल एम के लिए अगेन हमने क्या है, कॉज ऑफ के ए की वैल्यू पुट कर देनी है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगेन 2 बीटा ए को, अब इस बार 2 बीटा ए है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको इक्वेशन मैंने क्या क्या कह दिया है, 10। अब इक्वेशन 9 और 10 को आपस में क्या है, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं कैसे, इसकी लेफ्ट साइड पे माइनस साइन है और इसकी भी लेफ्ट साइड पे माइनस साइन है। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और बाकी दो टर्म्स को क्या है, ऐड करके अंदर लिख दिया। एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पे है, इसमें 2 बीटा बी प्लस का आ रहा है और इसमें 2 बीटा बी माइनस का आ रहा है, ये टर्म ख़त्म। इसमें माइनस 2 बीटा ए आ रहा है माइनस का, और इसमें प्लस का, ये ख़त्म। ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं। अब इनको हमने ऐड करना है, लेकिन कीप इन माइंड जो इनका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, बीटा कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रिलेशन आ गया। अब लेकिन हमने क्या करना है, हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, पुट करनी है। तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है, ये कहाँ से करेंगे, बुक पे आ जाते हैं। जब हमने ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन वाला भी ये देख लें कि उसके लिए के अप्रोचेस टू ज़ीरो के लिए हमने क्या है, डायरेक्टली उसको साइन ऑफ ज़ीरो को ज़ीरो नहीं कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म फिर ज़ीरो हो जाती तो ये आपस में ओमेगा की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती थी, इसलिए हमने के अप्रोचेस टू ज़ीरो वाला केस लिया था, और वहाँ पे हमने कॉमन वगैरह लेकर, वो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टेप किए गए हैं, तो हमने किया था। अब ओमेगा नेगेटिव की जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। क्या कैलकुलेट की थी, के ए इंटू अंडर 2 बीटा ओवर एम प्लस एम, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये आर के पुई की मैंने बुक खोली हुई है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। अब इस इक्वेशन में जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ओमेगा का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2 बीटा ओवर एम प्लस एम। यही चीज़ सेम यहाँ पे लिखी हुई है, और ये माइनस फार्मूले में पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, और राइट साइड पे जो था एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इसमें से के स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड पे मौजूद है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया, और क्या ख़त्म हो सकता है हमारे पास, इस m प्लस एम को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, बीटा दोनों साइड पे मौजूद है, इसको उड़ा दिया, माइनस दोनों साइड पे मौजूद है, इसको ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, 2 इंटू एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एम ए प्लस एम बी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए प्लस एम बी प्लस एम स्मॉल एम इंटू ए प्लस स्मॉल एम इंटू बी। अब इनको क्या है, ऐड कर लेना है, अगर जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं उनको कर लेना है। तो मैंने क्या किया है, सेम एम्पलीट्यूड जो ए वाले थे मैं उनको एक साइड पे ले आया हूँ, और जो सेम एम्पलीट्यूड बी वाले थे उनको दूसरी साइड पे ले आया हूँ। इनमें से ए और बी कॉमन ले लिया, तो ये दोनों क्या है, टर्म्स सेम बन रही हैं, एम माइनस एम और इधर भी एम माइनस एम, ये आपस में कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। अब इस केस के लिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ए इज इक्वल टू बी, यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब अगर ये ए इज इक्वल टू बी ओवर 1 बन रहा है, तो मीन्स जो दो एटम्स हैं, मानो एटॉमिक डाई एटॉमिक का केस था, दो एटम्स हैं, उनका मैस हमने क्या है, डिफरेंट लिया था। लेकिन इस केस में हमारे पास जो उनका एम्पलीट्यूड है वो भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो अगेन हमने क्यों शो तो इनको
ठीक है, उसी वन डिमेंशन में करना था ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें हम नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको ट्रांसवर्स शो करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए इसको ट्रांसवर्स देखते हैं। तो अब देखें, जो दोनों एटम्स का एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी एक ही है। ठीक है, ये देखें। और अगर हमारे पास केस बी ओवर ए बनेगा तो ये वाली जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इसको हम नीचे यहाँ पे बना देंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने ये वाला केस डिस्कस करना है, तो आपकी थोड़ी बेस बन चुकी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, एटम्स मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड। एक ये हमारे पास हो गया। दिस टाइप ऑफ मोशन इज फाउंड इन मोनोएटॉमिक लैटिस। अब इस तरह की मोशन कहाँ पे हमने देखी थी, मोनोएटॉमिक लैटिस में देखी थी। आल्सो ग्राफ प्रूव फॉर इट। अब जब हमने मोनोएटॉमिक लैटिस में ग्राफ ड्रा किया था तो वो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का आ रहा था, याद है, कुछ इस तरह का आ रहा था। लेकिन जब हमने लास्ट उसका चौथा केस देखा था तो उसमें क्या है, ग्राफ पूरा कंप्लीटली बन रहा था। ठीक है, हमने लैम्डा की दो वैल्यूज़ के जो ओमेगा है वो लैम्डा की छोटी और बड़ी वैल्यूज़ के दरमियान क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, उसी से मैच कर रहा है। तो ये हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, दिस टाइप ऑफ मोशन इज फॉर्म्ड इन मोनोएटॉमिक लैटिस, आल्सो ग्राफ प्रूव इज प्रूव फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कंक्लूजन निकाला, द वाइब्रेशंस ऑफ एक्विस्टिकल ब्रांच कैन बी एक्साइटेड बाय अ फोर्स व्हिच मेक्स द एटम्स इन अ क्रिस्टल मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब इसको हम क्या है, कैसे एक्साइट कर सकते हैं, एक ऐसी फोर्स लगाकर जो क्रिस्टल एटम्स को सेम डायरेक्शन में क्या है, मूव करवाए। अब इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल, पूरे इस डायटोमिक लैटिस की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके दरमियान क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए मैंने ये सारा काम किया हुआ है कि आप नोट्स बनाएं और उसको याद कर सकें। अब इन डायटोमिक लैटिस the allowed frequency constitute the two frequency bands. One corresponds to the acoustical mode and the other to the optical mode. अब हमने क्या है देखा था, दो बैंड बन रहे थे जिनमें फ्रीक्वेंसी अलाउ थी, एक था हमारे पास ऑप्टिकल मोड और एक था एक्विस्टिकल मोड। ठीक है, और उनके दरमियान जो रीजन था उसको हमने क्या है, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड का नाम दिया था। फॉर पॉलीएटॉमिक लैटिसेस, अब यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन करिस्पॉन्ड्स टू द एक्विस्टिकल मोड एंड द अदर टू द ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये हो गया। अब फॉर पॉलीएटॉमिक लैटिसेस, पॉलीएटॉमिक लैटिस में क्या होता है, मल्टीपल एटम्स पर प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। डायटोमिक के केस में 2 थे, पॉलीएटॉमिक के केस में 3 4 5 6 जितने भी हों, n हम कह सकते हैं कि उसमें हो सकते हैं। हैविंग n एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, अब क्या है, अगर उसके n एटम्स हैं, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स इज n, तो उसके जो अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स होंगे वो भी n होंगे। मोनोएटॉमिक के केस के लिए हमने देखा था तो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या था, 1 था। और जब डायटोमिक के केस में देखा तो उसके फ्रीक्वेंसी बैंड कितने थे, 2 थे, एक ऑप्टिकल और एक हमारे पास था एक्विस्टिकल। तो दो ब्रांचेस बनी थी। ठीक है, और उनके दरमियान एक फॉरबिडन बैंड आया था। इसी तरह अगर 3 होंगे, तो अगर 3 एटम्स होंगे पर प्रिमिटिव सेल, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के कितने अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, और हर के दरमियान क्या है, एक हमारे पास फॉरबिडन आएगा, वो तो आगे करके देखने की बात है। इफ़ ऑल एटम्स हैव द सेम मैस, अगर ऑल एटम्स, सारे एटम्स का मैस सेम है, द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर बोथ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक लैटिस इज सेम। अब अगर दोनों एटम्स हमारे पास उनका मैस सेम है तो उनकी हमारे पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो सेम होगी। वो कैसे, वो आप निकाल के देख सकते हैं। मैस को इक्वल करें और ओमेगा की वैल्यू निकालें, किस केस के लिए, एक्विस्टिकल ब्रांच के लिए, और मोनोएटॉमिक के केस में तो वो सेम आएगी। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं। इन मोनोएटॉमिक लैटिसेस द होल रेंज करस्पॉन्ड्स टू द एक्यूस्टिकल ब्रांच। अब जो मोनोएटॉमिक का केस था वो हमारे पास क्या है, उसकी रेंज एक्यूस्टिकल ब्रांच में लाई करती है, और उधर जब हमने डायटोमिक के केस में देखा तो वो हमारे पास क्या है, दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है। इन डायटोमिक रेंज इज डिवाइडेड, ये हम क्या है फ्रीक्वेंसी की रेंज को देख रहे हैं, तो वो दो दो में डिवाइड हो जाती है, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक हमारे पास एक्यूस्टिकल और दूसरी ऑप्टिकल बनती थी। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास, अगर हम कैपिटल एम उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा। अब by increasing the optical branch tend to be flat and acoustical branch comes towards the k axis। इस चीज़ का क्या मतलब है, अब हमने सबसे पहले तो देखना है, हम ऑप्टिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल ब्रांच की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या है फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिकल वाला फार्मूला देख लेंगे। अब ऑप्टिकल रेंज के लिए हमने देख रहे हैं तो उसका ऑप्टिकल रेंज के लिए ये फार्मूला है। अब अगर हम m की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी, और जब हम इसको इन्फिनिटी पे ले जाएंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 बीटा ओवर स्मॉल m। तो √2 बीटा ओवर स्मॉल m क्या है, ये यहाँ पे ये उसका कम से कम लोएस्ट पॉइंट कह लें ऑप्टिकल ब्रांच का, तो ये क्या होगी, और ये वाला ग्राफ सीधा इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ कम होता होता ये इसको क्या है के एक्सिस बोला है, तो ये के एक्सिस की तरफ क्या है फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। फॉर एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन एक्यूस्टिकल ब्रांच कंसाइड्स विद द के एक्सिस एंड ऑप्टिकल ब्रांच बिकम्स पैरेलल टू द के एक्सिस। तो जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो इसके पैरेलल हो गई है, ठीक है, और जो इक्विस्टिकल है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास के एक्सिस के ऊपर फ्लैट कर जाएगी, उसके साथ कंसाइड कर जाएगी। ये कैसे, क्योंकि जो हमारे पास इक्विस्टिकल ब्रांच का फार्मूला है इसमें अगर इन्फिनिटी पुट करें तो 1 और इन्फिनिटी 0 है, तो ये ओमेगा की वैल्यू 0 बन जाएगी, और ये इस चीज़ के साथ क्या है कंसाइड कर जाएगी। उम्मीद है आपने इस पॉइंट को समझा होगा। ठीक है, समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब नेक्स्ट हम केस ये वाला कैपिटल एम की वैल्यू इंक्रीज करने का केस हमने देख लिया, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए भी एक्यूस्टिकल के लिए भी। अब और ये उसकी अगेन हमारे पास क्या है, इसी ग्राफ को क्या है अगेन यहाँ पे बना दिया गया है, और जब ये वाला केस होगा तो ये फॉरबिडन वाला जो गैप है ये ख़त्म होगा। ये कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे शो कर दिया गया कि ये ऑप्टिकल ब्रांच है और ये फॉरबिडन गैप बल्कि मौजूद है। ठीक है, फॉरबिडन गैप मौजूद है, और जो दूसरी हमारे पास इक्विस्टिकल थी वो फ्लैट, ये इक्विस्टिकल इसी लाइन के ऊपर आ गई है, और जो ऑप्टिकल थी वो इस लाइन के ऊपर आ गई है के एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब विच गिव्स अ सिंगल वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी वी कैन से इट अ सिंगल लेवल। अब ये पूरी ब्रांच ऑप्टिकल की बात कर लें या एक्यूस्टिकल की बात कर लें, एनर्जी की सिर्फ एक वैल्यू देती है, सिर्फ एक, क्योंकि बीटा भी फिक्स है, मैस भी फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये सिर्फ एक वैल्यू आएगी और उसको हम क्या है एक सिंगल लेवल कह सकते हैं। अब आइंस्टाइन यूज्ड दिस मॉडल ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस टू डेवलप द थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। अब आइंस्टाइन ने क्या है, ये मैंने अलहदा आपको समझाने के लिए एक पॉइंट लिख दिया कि आइंस्टाइन ने यही मॉडल लेट किया था, और इसी की वजह से इसी मॉडल को अज्यूम करते हुए थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को उसने डिस्क्राइब किया। ये आगे हम जाकर इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है एट द लाइटर मैस एम डिक्रीजेस। अब दूसरा केस हम क्या देख रहे हैं कि जो स्मॉल मैस था उसको कम करते जाएं तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम उसको कम करते जाएंगे द ऑप्टिकल ब्रांच मूव्स अपवर्ड, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल जो ब्रांच है वो अपवर्ड मूव करेगी। अपवर्ड कैसे मूव करेगी, अब हमने ये चीज़ देखनी है। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। द ऑप्टिकल ब्रांच मूव्स अपवर्ड वाइल द एक्विस्टिकल ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड।
एक्विस्टिकल ब्रांच अफेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्विस्टिकल ब्रांच का फार्मूला देख लें, उसमें स्मॉल एम है ही नहीं। अगर स्मॉल एम नहीं है तो हमारे पास क्या है, वो एक्विस्टिकल ब्रांच को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर जो हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें स्मॉल एम मौजूद है, अगर स्मॉल एम मौजूद है तो हमारे पास क्या होगा, कुछ केस इस तरह बनेगा 1/∞। जब ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 0 बन जाएगा। मैं यहाँ पे आगे ग्राफ ड्रा किया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। As m approaches 0, the optical branch disappears altogether। ऑप्टिकल ब्रांच क्या है, डिसपेयर हो जाती है। एंड लैटिस बिकम्स मोनोएटॉमिक लैटिस विद अ लैटिस कांस्टेंट 2a। ऐसा क्यों होता है? अब समझने वाली बात ये है कि ऐसा हमारे पास क्यों होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम m की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो जीरो की तरफ ला रहे हैं। अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा, अरे ये रेसिप्रोकल में है ये वाली टर्म, ये देखें यहाँ पे, ये अगर रेसिप्रोकल में टर्म है तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म क्या है, ये वाला ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये वाला जो ग्राफ नीचे के बजाय ऊपर इन्फिनिटी को चला जाएगा। समझ आई? ये ऐसे इन्फिनिटी को चला जाएगा। और इसका जो ये वाला पॉइंट है उसके लिए दूसरा ग्राफ ये भी है, ठीक है। ऑप्टिकल की बात हम कर रहे हैं, उसकी रेंज क्या थी, एक ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी अपर रेंज मैंने लिखी हुई है। अब अपर रेंज में जब m की वैल्यू कम करते जाएंगे और 1/0 पुट करेंगे तो 1/0 हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट दे देगा। तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम मैथ्स को लाइट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्विस्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच क्या है, डिस्पेयर हो जाएगी, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि वो तो सारी, ये इस तरह मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए सिर्फ के एंड पॉइंट्स का बताया कि वो इन्फिनाइट को पहुंच गए हैं। अभी इसके मिड की बात मैंने नहीं की। अब मिड में भी जब हम 1/0 पुट करेंगे तो ये भी तो इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा ना, तो ये वाली सारी ब्रांच ख़त्म हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। समझ आई? ये वाली सारी ब्रांच क्या है, ख़त्म हो जाएगी, डिसपेयर हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, वो ब्रांच तो हो गई ख़त्म, ठीक है। मीन्स हमारे पास क्या थे, वहाँ पे जो पार्टिकल्स मौजूद थे वो भी स्मॉल मैस वाले इसमें से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मानो अटामिक ये क्या बन जाएगा, कौन सा केस बन जाएगा, मानो अटामिक लैटिस वाला बन जाएगा, जिसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल मैस वाले ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ बड़े मैस वाले एटम्स रह जाएंगे जो कि आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, ठीक है, वो हर लिहाज से। और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैटिस कांस्टेंट, इस ये देखिए बड़े और बड़े एटम के दरमियान 2a है, ठीक है। ये बड़े से छोटे तक a था और छोटे से अगेन बड़े एटम तक a था, तो a प्लस a 2a बन गया। लेकिन इस केस में हम ये जो स्मॉल वाले मैस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। क्या है, किस केस के लिए, जब हम m इज इक्वल टू 0 पे ले आएंगे, जब m अप्रोचेस टू 0 होगा। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, दिया गया है कौन सी बुक पे, आर के पुरी एंड वी के बबरबी। अब हमने पहले रेशो क्या ली थी, ए ओवर बी, उसके लिए हमने ग्राफ को देखा। अब हम लेते हैं बी ओवर ए। तो बी ओवर ए जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ए ओवर बी लिख दिया है और एक्विस्टिकल के लिए भी, और उसकी जो एनर्जी की रेंज है अपर रेंज में लिखी है, ठीक है। अब फॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2a। सब पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो फर्स्ट हमारे पास ग्राफ का पार्ट है जो ऊपर वाला था वो नीचे आ जाएगा दोनों केसेस में, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, मैं यहां से दिखा देता हूं। ये देखें, इसका जो अपर वाला पार्ट था वो हमारे पास क्या है, डाउन में आ जाएगा। एक तो ये बात हो गई। सेम इज द केस फॉर दिस ग्राफ,
इसका हमने क्या है सिर्फ अभी ये यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली चीज़ हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, एक तो बी ओवर ए के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब द रेशो बी ओवर ए इज 0 फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ये 0 है एंड इन्फिनाइट फॉर द इक्विस्टिकल ब्रांच। अब रेशो बी ओवर ए हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट है किस चीज़ के लिए, इन्फिनाइट फॉर द इक्विस्टिकल ब्रांच। ये कैसे इन्फिनाइट है, अब हमने ये चीज़ देखनी है। अब ये हमने क्या देखा है, फॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर 2a। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एंड फॉर इक्विस्टिकल ब्रांच, वो साइन और कॉज पे क्या है, हमने क्या है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ देखी थी जो कि ये है। अब यहाँ पे हमने के की वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, और फॉर इक्विस्टिकल ब्रांच तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब हमने ये जो प्लस वाला यूज़ किया था, इसको हमने जो रिज़ल्ट इससे निकाला था वो उससे क्या हमने अखज़ किया कि ये हमारे पास कौन सी ब्रांच देती है, ओमेगा प्लस वाली √2 बीटा बाय एम वाली। वो यहाँ पे अगेन ग्राफ से देख लें, √2 बीटा बाय स्मॉल एम वाली ऑप्टिकल ब्रांच। अब अगर ओमेगा प्लस वाली हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच थी, तो उसमें के की वैल्यू पाए ये वाली पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे दिखा दे, तो आंसर हमारे पास क्या है 0 बनेगा। ठीक है, रेशो बी ओवर ए, जब ये वैल्यू पुट करने के बाद जब हम रेशो बी ओवर ए निकालेंगे तो वो 0 बनेगी। तो हमने इसको अब क्या है ग्राफ पे ड्रा करना है ऑप्टिकल ब्रांच को। ऑप्टिकल ब्रांच की जो एंडिंग वैल्यूज़ हैं एट -π/2a एंड π/2a वो हमने ड्रा कर दी हैं। ठीक है, और दूसरी जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो पाई की -π/2a और π/2 के दरमियान सारी वैल्यूज़ लेते जाएंगे, तो ग्राफ हमारे पास क्या है इस तरह बन जाएगा। और ये डाउन क्यों बन रहा है, क्योंकि a ओवर b के केस में हमारे पास अप साइड था, तो b ओवर a के केस में हमारे पास क्या है डाउनवर्ड होगा। अब इनफिनाइट फॉर द इक्विस्टिकल ब्रांच, इक्विस्टिकल ब्रांच के लिए जब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे और b ओवर a की रेशो निकालेंगे फॉर दिस वैल्यू ऑफ k, मैं अभी सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है वो इन्फिनाइट आ जाएगी। तो ये चीज़ इन्फिनाइट को शो कर रही है। ठीक है, इन्फिनाइट, और इसके दरमियान वैल्यूज़ लेंगे तो वो एक किसी पॉइंट पे क्या है उनका आंसर 1 आएगा। ठीक है, जो इसकी हमारे पास क्या है उसको मिनिमम कह लें, वो पॉइंट 1 आएगा। तो ये इसको हमने बी ओवर ए की रेशो यहाँ पे ड्रा कर दी। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे दैट दिस इंडिकेट्स दैट इन द इक्विस्टिकल ब्रांच ऑल द लाइटर एटम्स विद मास m आर एट रेस्ट। अब इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि जो इक्विस्टिकल ब्रांच है उसमें जो लाइटर एटम्स हैं वो हमारे पास क्या है एट रेस्ट हैं। a इज इक्वल टू मीन्स 0 है, वो रेस्ट पे कैसे हैं, अब ये बात भी समझने वाली है। तो इक्विस्टिकल ब्रांच के फार्मूलाज हमने देखे, उसमें हमारे पास क्या है स्मॉल मैस का जिक्र नहीं हो रहा। क्या है, स्मॉल मैस कहीं भी नहीं आता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो इक्विस्टिकल ब्रांच है उसमें जो लाइटर एटम्स हैं वो रेस्ट पे हैं और उनका एम्पलीट्यूड क्या है 0 है। समझ आई। और एंड इन ऑप्टिकल ब्रांच दी हैवियर एटम्स आर एट रेस्ट, जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें इस चीज़ के इसके अगेंस्ट है, इसके अपोजिट बात है कि वो रेस्ट में है। दस एट द एज ऑफ द ब्रिलियंट जोन ओनली वन ऑफ द सब लैटिस इज वाइब्रेटिंग। तो ये हमारे पास क्या है उसकी जो ब्रिलियंट जोन है उनमें से हमारे पास जो वाइब्रेशंस होंगी वो क्या होंगी, सब लैटिस, ओनली वन ऑफ द सब लैटिस, उनमें से क्या है वन सब लैटिस सिर्फ वाइब्रेट करेगी। अब हमारे पास क्या है लास्ट इस पे देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ द थ्योरी, ये बुक आपके पास होगी उम्मीद है। अब ये सबसे मेन चीज़ ये है, ये आपने देखनी है,
यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे ज़ीरो हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब है द थ्योरी इंडिकेट्स द एग्जिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन द डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक लैटिसेस। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं ये पता है आप लोग को। द बैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फॉरबिडन गैप्स। अब ये बात मैंने क्या है पहले भी बताई है कि जो अगर हमारे पास n एटम्स होंगे तो कितने n हमारे पास अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड होंगे। मोनोएटॉमिक के लिए 1 था, डायटोमिक के लिए 2, 3 अगर एटम्स होंगे पर प्रिमिटिव सेल तो हमारे पास 3 अलाउड फ्रीक्वेंसी बैंड्स होंगे। और हर बैंड क्या है, एक फॉरबिडन गैप से सेपरेटेड होगा। द क्रिस्टल्स कैन नॉट प्रोपोगेट द वाइब्रेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। तो हम यहाँ से क्या है, क्रिस्टल्स क्या है, ऑल फ्रीक्वेंसीज की जो वाइब्रेशंस हैं उनको प्रोपोगेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान जो फॉरबिडन गैप आता है उसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं होती। ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज आर अलाउड विच लाई इन द अलाउड बैंड्स। बस ये हमारे पास थ्योरी, सिग्निफिकेंट ऑफ द थ्योरी थी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फोनॉन्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।